यहाँ पर हम देखेंगे आईपीसी जो आपका इंडियन पीनल कोड होता है और जो आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या फिर इसको हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी कहते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, किस तरह से इसको हम समझेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत सारे सेक्शंस जब करवाए थे, कुछ आईपीसी के थे, कुछ सीआरपीसी के थे, तो वहाँ पर आप सभी को ये चीज़ समझने में प्रॉब्लम हो रही थी कि सेक्शन सेम है, सेक्शन नंबर सेम है उसमें, लेकिन डिफरेंस क्या चीज़ है वो चीज़ समझने में थोड़ी सी आपको दिक्कत आ रही थी। कुछ आपके जो आईपीसी के थे, कुछ सीआरपीसी के थे, तो इसको हम किस तरह से समझें। ठीक है, और इससे पहले एक हमारा वीडियो आया था क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, तो वहाँ पर हमने बात करी थी आपके कुछ होते हैं प्रोसीजरल लॉ और कुछ होते हैं आपके सब्सटैंटिव लॉ। ठीक है, तो उसी के अंदर इन दोनों को डिफाइन किया जाता है, तो उसी के बारे में आज हम समझने वाले हैं। बेसिकली ये उसी का सेकंड पार्ट कह सकते हैं एक तरह से। तो यहाँ पर हम समझेंगे आईपीसी सीआरपीसी क्या होता है, कितने सेक्शंस हैं, कितने चैप्टर्स हैं, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट वो है जो आपके डेथ पेनाल्टी होती है वो किस किस कंडीशन में एप्लीकेबल होती है। ठीक है, वो उसके बारे में हम समझेंगे, कौन कौन से सेक्शंस होते हैं जिसमें आपको डेथ पेनाल्टी की पनिशमेंट मिलती है, उसके बारे में हम समझेंगे। ये सारी चीज़ें आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, और उसके अलावा आईपीसी और सीआरपीसी में क्या बेसिक डिफरेंस है ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यही आज हम करने वाले हैं और जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और उससे पहले यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे जो आपका आईपीसी होता है इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, जो आपका आईपीसी है ये आपका 1860 में इनैक्ट किया गया था, और आईपीसी डिफाइन करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम्स एंड प्रिस्क्राइब्स एप्रोप्रिएट पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस। मतलब कि जो आपका आईपीसी है, जो आपका इंडियन पीनल कोड है, ये बताता है कि कितने तरह के आपके क्राइम होते हैं, और जो भी क्राइम होते हैं उनके लिए क्या अप्रोप्रिएट पनिशमेंट हो सकती है। जो भी वो ऑफेंस करते हैं, जो भी कोई क्रिमिनल ऑफेंस करता है उसके लिए प्रॉपर उसको क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए, वो पूरी चीज़ यहाँ पर आपका आईपीसी में डिफाइन किया जाता है। ठीक है, इसमें जो ऑफेंसेस होते हैं वो अपने क्लासिफाई करे जाते हैं अलग अलग कैटेगरी में, जिसमें पहला आता है आपका ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, नेक्स्ट है आर्म्ड फोर्सेस, देन पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक जस्टिस, पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, मॉरल्स, ह्यूमन बॉडी, property, and offenses relating to elections, coins, government stamps, weights and measures, religion, documents and property marks, marriage and defamation। तो ये आपकी अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी हैं जिनके अंदर आगे के जो फर्दर क्राइम्स होते हैं उनको प्रॉपर अलग अलग क्लासिफाई किया गया है, उनकी पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपकी आईपीसी के अंदर डिफाइन हुई हैं। ठीक है, आईपीसी में टोटल आपके 511 सेक्शन हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा यहाँ पर जिसमें से 511 में से जो 330 हैं उन पे यहाँ पर पनिशमेंट के बारे में बात हुई है। मतलब टोटल 511 सेक्शंस हैं और इसमें सिर्फ 330 सेक्शंस हैं, टोटल 330 सेक्शंस हैं, इसमें आपके अलग अलग पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। ठीक है, सो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी ये दोनों तो इंपॉर्टेंट हैं ही। ठीक है, तो ये हो गया, एंड अभी हम आगे मूव करते हैं। और यहाँ पर क्या है, ये जो आपका आईपीसी होता है, इसके अलावा जो आपका लोकल एंड स्पेशल लॉ होते हैं ये आपके पीनल प्रोविजन कंटेन करते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ये आपके सब्सटैंटिव लॉ हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आपके सब्सटैंटिव लॉ का मतलब होता है ये आपके मूल आपके बेसिक लॉज हैं जहाँ पर पनिशमेंट के बारे में बताया जाता है। तो यहीं पर आईपीसी में तो सारे के सारे पनिशमेंट और डेफिनेशंस क्राइम के बारे में वो सब बताया गया है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ आपके लोकल और स्पेशल लॉ होते हैं जिनको कि प्रोसीजरल नहीं, सब्सटैंटिव लॉ के अंदर इंक्लूड करा जाता है, लोकल लॉज और स्पेशल लॉज। ठीक है, ये भी आपके पेनल प्रोविजंस ही होते हैं। लोकल लॉ जो होता है इज एप्लीकेबल टू अ स्पेसिफिक एरिया और ज्यूरिसडिक्शन। लोकल एरिया किसी एक स्पेसिफिक एरिया या फिर किसी एक स्पेसिफिक ज्यूरिसडिक्शन तक ही लिमिटेड होता है, और जो आपके स्पेशल लॉ होते हैं ये एप्लीकेबल होते हैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर। ठीक है, ये जो लॉ होते हैं इनैक्ट किए गए हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम मेनली टू डील विद द न्यू इमर्जिंग फॉर्म्स ऑफ क्राइम एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी।
जो आपके लोकल लॉ हैं, जो आपके स्पेशल लॉ हैं, इनमें टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आई है, कोई नया कुछ क्राइम आया है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो अभी तक इनके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है, तो वो चीज़ आपकी इसमें अपग्रेड करके, इसमें अमेंडमेंट करके इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। और ये आपके बेसिकली जो नए इमर्जिंग फॉर्म्स होते हैं क्राइम के, या फिर जो आपके अलग अलग तरह के क्राइम्स होते हैं, जो वीकर सेक्शंस है सोसाइटी के, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके लोकल लॉज और स्पेशल लॉज को बनाया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक चीज़। और यहाँ पर आगे क्या है, यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं जो आपकी डेथ पेनाल्टी होती है। जो आपकी डेथ पेनाल्टी है, ये आपकी आईपीसी के अंदर ही डिफाइन करी गई है। बेसिकली आईपीसी का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी तरह का कोई भी क्राइम कर रहे हैं, तो वो क्राइम कौन सा है उसको आईपीसी में डिफाइन किया है। साथ साथ वो जो भी क्राइम है उसके लिए जो आपको पनिशमेंट मिलनी है, तो वो किस तरह की आपको पनिशमेंट मिलनी है, कौन सी आपको पनिशमेंट मिलेगी। आपको 1 साल की सज़ा होगी जेल में, 10 साल, 5 साल, और लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, या फिर डेथ पेनाल्टी। तो वो चीज़ आपकी आईपीसी में बताया गया है। बेसिकली क्या आपको पनिशमेंट मिलनी है, वो चीज़ आपकी आईपीसी में क्लैरिफाई करी गई है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर डेथ पेनाल्टी के भी रहते हैं केसेस, जिसको हम कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो जो आपकी कैपिटल पनिशमेंट होता है, ये एक जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ना पता हो। ये आपका कैपिटल का मतलब होता है, नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो इसका मतलब होता है पूंजी। पूंजी का मतलब आपका ओवरऑल पूरी जो चीज़ होती है, जैसे कि मतलब कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वहाँ पर जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है उसको हम बोलते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मतलब कि आपकी जो पूरी पूंजी लगा रहे हैं, जो पूरी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो चीज़। लेकिन यहाँ पर आपका कैपिटल पनिशमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पर कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है आपको डेथ पेनाल्टी, मतलब आपकी जो पूरी की पूरी लाइफ है, आपने जो पूरी लाइफ इन्वेस्ट करी है, वही उसी चीज़ को पूरी तरह से ख़त्म कर देना, वही आपकी जो लाइफ है वही ले लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो मतलब डेथ पनिशमेंट मिलती है, तो उसी को हम बोलते हैं यहाँ पर कैपिटल पनिशमेंट। तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ये सारे कुछ सेक्शंस हैं जिन केसेस में आपकी डेथ पेनाल्टी दी जाती है, मतलब कि आपको आपको सेंटेंस टू डेथ का पनिशमेंट मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सेक्शन 120B होता है, इसमें अगर आप कुछ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हैं तो उस केस में आपको डेथ पेनाल्टी की परमिशन मिलती है। सेकेंड है आपका सेक्शन 121, यहाँ पर वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेक्शन 132, इसमें अगर आपने म्यूटिनी का केस होता है, म्यूटिनी का मतलब होता है अगर आप कुछ किसी चीज़ का विद्रोह करते हैं, रिवॉल्ट करते हैं, रिबेलियन वाली आपकी कुछ जो काम करते हैं, या आप किसी चीज़ को लेकर बगावत करते हैं, मतलब कुछ आप बिल्कुल गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत ही मतलब अलग तरह का मतलब काम करते हैं, बिल्कुल विद्रोही टाइप से काम करते हैं, तो वो चीज़ आपकी 132 सेक्शन के अंदर आती है। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका सेक्शन 194। 194 में क्या है, फॉल्स एविडेंस टू प्रोक्योर कन्विक्शन फॉर अ कैपिटल ऑफेंस। मतलब कि गलत एविडेंस देना जो आपकी कन्विक्शन है उसको प्रूव करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए कि आपने कोई भी कैपिटल ऑफेंस किया है, तो उस कंडीशन में आपका सेक्शन 194 लगता है, और यहाँ पर भी आपको डेथ पेनाल्टी की पनिशमेंट मिलती है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 302। सेक्शन 302 जो होता है वो होता है आपका पनिशमेंट फॉर मर्डर। सेक्शन 303 जो होता है पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट। ठीक है, तो ये दोनों में कन्फ्यूजन हो सकती है। 302 में पनिशमेंट फॉर मर्डर, मतलब किसी ने अगर मर्डर किया है तो उसके लिए आपको यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगी, और सेक्शन 303 में कोई अगर किसी को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिला हुआ है और वो मर्डर करता है, तो उस कंडीशन में आपका सेक्शन 303 लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेक्शन 305। इसमें क्या है, अबेटिंग सुसाइड, मतलब किसी इंडिविजुअल को सुसाइड करने के लिए प्रोवोक करना, उसको कहना, मतलब उसको इतना ज़्यादा अंदर से वो कर देना कि वो सुसाइड करने पर मजबूर हो जाए, तो ये आपका सेक्शन 305 आ जाता है। नेक्स्ट है सेक्शन 364 का एस पार्ट। इसमें है किडनैपिंग फॉर रैंसम, मतलब कुछ फिरौती या फिर कुछ थ्रेटनिंग वाले जो केसेस होते हैं, तो उस तरह की चीज़ों के लिए किडनैपिंग करना, तो वहाँ पर आपका सेक्शन 364A लगता है। सेक्शन 396 में क्या है, बैंडिट्री विद मर्डर, मतलब कि जो आपके डाकू वगैरह होते हैं तो उनकी हेल्प से मर्डर करवाना या मर्डर करना, या वो लोग अगर मर्डर करते हैं तो वो आपका सेक्शन 396 में आ जाता है। देन लास्ट है आपका सेक्शन 367 का ए पार्ट।
यहाँ पर होता है रेप। अगर किसी इंडिविजुअल ने रेप किया है तो उस कंडीशन में उस पर ये आपका सेक्शन लग सकता है, और यहाँ पर भी आपकी डेथ पेनाल्टी की पनिशमेंट मिलती है। ठीक है, तो ये सारे कुछ आपके सेक्शंस होते हैं जहाँ पर आपकी डेथ पेनाल्टी के केसेस लग सकते हैं, डेथ पेनाल्टी का सेक्शन लग सकता है। तो ये सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो इनको याद कर लीजिएगा। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको बहुत अच्छे से याद करिएगा। और ये जो आपका सुसाइड वाला और जो मर्डर वाले हैं, ये आपके क्वेश्चन कई बार देखने को मिले हैं, तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। और जो आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है। और ये जो लास्ट वाला है सेक्शन 376A, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इन सबको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, सो ये हो गया। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं और अब हम बात कर लेते हैं CRPC के बारे में। तो यहाँ पर CRPC जो है आपका 1973 में इनैक्ट किया गया था, और प्रॉपर फोर्स में आपका 1 अप्रैल 1974 में आया था। मतलब ये एक्ट आपका 1973 में बन गया था, और जो अब इसका प्रॉपर इसका यूज़ करने लगे थे वो आपका 1 अप्रैल 1974 से इसको प्रॉपर यूज़ में लाया गया था। ठीक है, इसमें टोटल 484 सेक्शन है, 2 शेड्यूल हैं और 56 फॉर्म हैं इसमें। और जो आपके सेक्शंस हैं उसको डिवाइड किया गया है टोटल 37 चैप्टर्स में। ठीक है, मतलब आपके टोटल 484 सेक्शंस हैं, और इन सेक्शन को टोटल 37 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, 2 शेड्यूल हैं और 56 फॉर्म हैं। तो ये लाइन में सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। इसके अलावा अब हम बात करें कि जो CRPC होता है वो बेसिकली क्या बताता है। सो इट प्रोवाइड्स द मशीनरी का मतलब है प्रोसीजर बताता है for the investigation of crime, apprehension of suspected criminals, collection of evidence, determination of guilt or innocence of the accused person, and the determination of punishment of the guilty। मतलब कि जैसे कि आपको इसके नाम से थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि ये चीज़ जो होती है, अगर कोई क्राइम हुआ है कहीं पर, किसी भी तरह का कोई भी क्राइम हुआ है, तो उस क्राइम के साथ में हमको कैसे डील करना है, हमको किस तरह से इन्वेस्टिगेशन को परफॉर्म करना है, क्या हमें प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, किस तरह से वहाँ पर एविडेंस का कलेक्शन करना चाहिए, सस्पेक्ट जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके साथ किस तरह से एप्रीहेंशन उनका करना चाहिए, किस तरह से हमको जो गिल्टी होता है उसको डिटरमाइन करना चाहिए, इनोसेंस को कैसे बचाना चाहिए, किस तरह की पनिशमेंट वगैरह के लिए क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। मतलब ओवरऑल किसी भी तरह का कोई भी केस हुआ है, कोई भी क्राइम केस हुआ है, तो उसके साथ में हमको किस तरह से डील करना है, हमको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, उसका पूरा आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, उस पूरी केस के बारे में पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमको क्या क्या प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। तो वो प्रोसीजर के बारे में आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर पूरा डिटेल में बताया जाता है, अलग अलग सेक्शंस के, अलग अलग चैप्टर्स के, अलग अलग उसके अंदर। ठीक है, and it also deals with the public nuisance, prevention of offences and maintenance of wife, child and parents। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपकी CRPC के अंदर ही इंक्लूड करी जाती है कि किस तरह से हमें जो भी ऑफेंस हो रहे हैं उनको प्रिवेंट करना है, मेंटेनेंस जो होता है वाइफ, चाइल्ड, पेरेंट्स का, उनके बारे में, उसके अलावा जो पब्लिक न्यूसेंस होते हैं वो सारी की सारी चीज़ें भी आपकी CRPC के अंदर ही इंक्लूड करी जाती हैं। ठीक है, सो ये हो गया। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं, और यहाँ पर क्या है, जो आपका CRPC है ये एक तरह का आपका प्रोसीजरल लॉ है। ठीक है, जैसे कि हमने बताया था जो IPC था वो आपका सब्सटैंटिव लॉ था, और जो आपका CRPC होता है ये आपका प्रोसीजरल लॉ होता है। और प्रोसीजरल लॉ का मतलब क्या होता है, प्रोसीजरल लॉ का मतलब ये होता है कि वो आपके लॉ, वो एक्ट जो डिस्क्राइब करते हैं प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन अ क्रिमिनल केस फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड टू इट्स फाइनल डिस्पोजल आफ्टर अ प्रॉपर ट्रायल बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब कि कोई क्राइम, वही चीज़ है, कोई क्राइम हुआ है तो उसके रजिस्ट्रेशन से लेकर के इन्वेस्टिगेशन और लास्ट में जो फाइनल रिजल्ट आता है, प्रॉपर ट्रायल वगैरह होता है कोर्ट में, वहाँ तक हमें क्या प्रोसीजर पूरा कंटिन्यूसली फॉलो करना चाहिए, उसके बारे में, हमारे प्रोसीजरल लॉ के बारे में, उसके बारे में जो जितने भी प्रोसीजरल लॉ होते हैं वो बताते हैं। और प्रोसीजरल लॉ कौन है, ये आपका है CRPC। ठीक है, देन क्रिमिनल लॉ मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन 2 कैटेगरीज ऑफ ऑफेंसेस, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। जो क्रिमिनल लॉ होते हैं उनको बेसिकली यहाँ पर 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल में आपके वो सारे ऑफेंसेस आते हैं जो बहुत ज़्यादा हीनियस टाइप के, बहुत सीरियस टाइप के क्राइम्स होते हैं, और नॉन कॉग्निजेबल में जो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं, जो थोड़े से, मतलब क्राइम तो क्राइम है लेकिन बहुत सीरियस नहीं है, बहुत डेंजरस टाइप का, बहुत हीनियस क्राइम नहीं है, तो वो आपका नॉन कॉग्निजेबल हो जाएगा। और यहीं पर अगर बहुत हीनियस टाइप का क्राइम में, बहुत सीरियस कंडीशन वाला क्राइम हुआ है तो वो आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस में इंक्लूड करा जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर भी जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है इसको भी फर्दर क्लासिफाई करते हैं।
इसमें जैसे सेक्शन रहता है आपका, तो उसमें आता है कॉग्निजेबल ऑफेंस अमाउंटिंग टू मर्डर, कॉग्निजेबल ऑफेंस बट नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो ये भी चीज़ होती है, तो इनके बारे में ऑलरेडी हम पहले एक दो वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऐसे तो उसको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, बट जल्दी ही मैं इसके लिए भी सेपरेट वीडियो बना दूंगी, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। इससे पहले जब मैंने कराया था तो किसी एक वीडियो के अंदर एक छोटा सा पोर्शन आया था, तो वहाँ पर मैंने इसको बताया था। ठीक है, तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, तो वहाँ से आप इसको देख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सीआरपीसी के बारे में। और यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं, बेसिकली यहाँ पर पूरा प्रॉपर क्लासिफिकेशन टाइप से लिखा हुआ है, जो आपका आईपीसी है, जो आपका सीआरपीसी है, उसमें क्या बेसिक डिफरेंस है। तो यहाँ से वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी तक आपको बताई हैं, बस यहाँ पर पूरा प्रॉपर क्लासिफिकेशन टाइप से लिखा हुआ है, तो उसको आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे कि आईपीसी में क्या लिखा है, आईपीसी जो आपका रिफर टू द बेसिक क्रिमिनल लॉ इन्फोर्स्ड इन द कंट्री टू कवर ऑल सॉर्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ एंड प्रोवाइड रेमेडी टू देम। सीआरपीसी में क्या है, इम्प्लाइज द लॉ इन्फोर्स्ड इन इंडिया फॉर रेगुलेटिंग क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर दैट शुड बी फॉलोड ड्यूरिंग अ क्रिमिनल केस। नेक्स्ट, जो आपका आईपीसी होता है ये प्रोवाइड करता है कॉमन पीनल कोड, और जो आपका सीआरपीसी होता है ये स्ट्रेंथन करता है लॉ कंसर्निंग क्रिमिनल प्रोसीजर को। आईपीसी जो होता है वो एक तरह का आपका सब्सटैंटिव लॉ है, और जो सीआरपीसी है वो एक तरह का आपका प्रोसीजरल लॉ है। आईपीसी में क्या होता है, अलग अलग तरह के जो क्राइम्स होते हैं उनके बारे में और जो उनकी पनिशमेंट है उसके बारे में बताया गया है। और सीआरपीसी जो है वो बताता है स्टेप क्या होनी चाहिए, किसी भी केस को स्टेप बाय स्टेप हमें किस तरह से उसका फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने के लिए क्या हमको स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी सीआरपीसी में बताया गया है। तो ये वही सारी चीज़ें जो अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेन करी हैं, बस यहाँ पर ये है कि पूरा प्रॉपर आपका क्लासिफिकेशन टाइप से लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको बेसिकली सीआरपीसी और आईपीसी में क्या डिफरेंस होता है वो समझ में आ गया होगा। तो अब आपको चीज़ों को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी कि कौन से सेक्शन आपके सीआरपीसी में आएंगे, कौन से सेक्शन आपके आईपीसी के अंदर आएंगे। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, बट फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखकर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल पर, ब्लॉगर पर भी ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारी जो ब्लॉगर साइट है ये चेंज होकर क्विज़ हो गई, स्पेशली यहाँ पर ये क्विज़ अपलोड होंगी, तो यहाँ पर साइबर फोरेंसिक्स quiz.blogspot.com हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी क्विजेस मिलेंगी जो कि आपको नेट के एग्जाम में बहुत हेल्प देने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फेसबुक पेज टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा, ब्लॉगर साइट पर विजिट करके यहाँ पर क्विज़ को अटेम्प्ट करिएगा, बहुत आपको हेल्प मिलने वाली है। एंड ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुँच सके और अपने नेट के प्रिपरेशन को और ज़्यादा इन्हांस कर सके। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।